नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं प्रिज्म ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो कल हमने एक नई शुरुआत की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ आयोटा से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे। फिर उसके बाद मैंने इसकी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करना और भाग देना, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, इनके बारे में हमने कल बात की थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे केवल और केवल एक ही कंडीशन में, यदि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली कैसे हों, इक्वल हों। इसके अलावा कोई और कंपैरिजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का पालन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर में कोई भी दो जो रियल नंबर होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का पालन करते हैं, यानी कि वो या तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं। जैसे ए और बी दो नंबर हैं, ए लेस देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी हो सकता है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारी चीजें मीनिंगलेस होती हैं, सेंसलेस होती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेरिजन नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो केवल और केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो वो केवल एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं कि दोनों के रियल पार्ट सेपरेटली और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कैसे हों, इक्वल हों। तो ये कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ की थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं वो देखिए अब आप। सबसे पहले हम देखें क्रम विनिमयता। यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 हैं तो Z2 प्लस Z1 भी होगा। ये आप सब जानते हैं, फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। तो दूसरा साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हैं तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल होते हैं फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब आप जानते हो, है ना। इसको प्रूफ करने की शायद जरूरत नहीं है, ये सेंसलेस है। आप चाहो तो मैं कर दूंगा भले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यहां से सवाल बनते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, अब आप जानते हो तत्समक क्या होता है। तत्समक वो है एलिमेंट होता है जिसे किसी अन्य एलिमेंट पर ऑपरेट करने पर किसी भी ऑपरेशन के लिए वही एलिमेंट आपको मिल जाए। यानी कि मान लीजिए ए Z1 कोई एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, और Z2 कोई दूसरा नंबर है। तो Z1 Z2 के रिस्पेक्ट में या Z2 Z1 के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, Z2 Z1 के रिस्पेक्ट में या Z2 Z1 के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। यानी Z2 यदि Z1 का तत्समक है तो आपको क्या मिलना चाहिए, Z1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, Z1 मिलना चाहिए। ये भी कोई भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई भी ऑपरेशन है उसके लिए।
अगर ये ऑपरेशन हम कौन सी लगा रहे हैं, एडिशन लगा रहे हैं, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव या प्रोडक्टिव आइडेंटिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ हम यही देखने वाले हैं कि Z1 कोई सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तथा Z2 इसका योज्य तत्समक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या मिलना चाहिए? Z1 मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z1 माइनस Z1 इट मीन्स 0। Z2 क्या होगा? 0। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि Z2 0 का मतलब आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 0। यही तो मतलब होगा इसका। समझ में आ गई बात? अगर आप इसको, हाँ, इसका मतलब यही होगा 0 प्लस आयोटा 0। यदि ये मान लीजिए x प्लस आयोटा बाई 2, x2 प्लस आयोटा बाई 2 0 है, तो कब पॉसिबल है कि x2 भी 0 हो और बाई 2 भी 0 हो। इट मीन्स जो शून्य सम्मिश्र संख्या होगी वो क्या क्या होगी? इसकी योज्य तत्समक होगी। आपको पता है, योज्य तत्समक होगी। भाई वन को किसी के साथ ऐड करो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? वन को 0 के साथ ऐड करो या 0 को किसी के साथ ऐड करो तो वही नंबर आपको मिल जाता है। तो हमेशा शून्य एडिशन के लिए जो शून्य होता है वो क्या होता है? तत्समक होता है। यानी कि शून्य हमेशा योग तत्समक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर शून्य का अर्थ हुआ शून्य सम्मिश्र संख्या के लिए। तो शून्य सम्मिश्र संख्या क्या होगी? योग तत्समक होगी। ठीक है ना? और शून्य सम्मिश्र संख्या का मतलब हो गया कि उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट, सॉरी, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे? एक साथ शून्य होंगे। बात समझ में आई? हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं आपसे सिंपली कि 3 माइनस 4 आयोटा का योज्य तत्समक क्या होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? शून्य, है ना? सिंपल शून्य, क्योंकि शून्य प्लस आयोटा शून्य कह दो या तो शून्य कह दो, तो शून्य या 0 क्या होगा? इसका योज्य तत्समक होगा, क्योंकि इसको एज इट इज प्राप्त करने के लिए हम इसमें शून्य ही तो ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। योज्य प्रतिलोम। तो प्रतिलोम क्या था? इनवर्स क्या था? कि मान लीजिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इसके सापेक्ष क्या है? प्रतिलोम है इसका, Z1 का। तो Z2 को Z1 पर ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? जो भी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन से रिलेटेड क्या मिल जाए? तत्समक मिल जाए। अगर हम योजित तत्समक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, योग ऑपरेशन की बात, संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? शून्य तत्समक मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हम कहें Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है
बिलोंग्स टू सी और Z2 बिलोंग्स टू सी है, यदि Z2 Z1 के सापेक्ष प्रतिलोम है, कौन सा, योज्य प्रतिलोम है, तो तत्समक शून्य प्राप्त होगा। कब इसको ऑपरेट करेंगे तब, Z1 को Z2 के साथ जोड़िए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Z1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस Z1 हो जाएगी। ये Z2 मिल जाएगा। अगर आप इसको देखो कि Z1 मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 x2 प्लस आयोटा y2 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये 0 मिलना चाहिए। तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले आइए आप। आयोटा y1 प्लस y2 बराबर 0। अब कोई नंबर 0 के इक्वल है तो क्या होगा, या कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली 0 होंगे। तो इसको अपन 0 प्लस आयोटा 0 कह सकते हैं। तो x1 प्लस x2 0, तो x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x1 हो जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 0 और y2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माइनस का y1 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू माइनस x1, y2 की वैल्यू माइनस y1। तो Z2 हमने जो माना था, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस आयोटा y1। इट मीन्स Z2 माइनस बाहर निकाल लीजिए, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस Z1। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर दे रखा है उस स्वयं का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर उसका क्या होता है, प्रतिलोम होता है। कौन सा वाला, योज्य प्रतिलोम होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है कि 1/3 माइनस 4 आयोटा का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हालांकि इस सवाल से मैं बचना चाह रहा था क्योंकि अभी आपको मैंने कॉन्जुगेट के बारे में बताया नहीं है। जब कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे तब इस सवाल को हमें सॉल्व करना सही रहता है, लेकिन आप सब जानते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए x प्लस आयोटा बाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा बाई, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये है, हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले इसको एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x प्लस आयोटा बाई, इसमें हमें इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो इसके हर में या डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है इसको किस में चेंज करना है, कंप्लीटली रियल में चेंज करना है। सॉरी, ये पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक करने के लिए इसमें से कॉम्प्लेक्स पार्ट हटाना होगा और हटाने के लिए हमें इसमें कंजुगेट यानी इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करना होगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सिंपल सवाल है, 1 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर और माइनस 16 हो जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। अरे ये गड़बड़ कर दी मैंने, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया बच्चों,
3/25 प्लस आयोटा 4/25। ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो उसके लिए मुझे माइनस चाहिएगा, है ना। तो योज्य प्रतिलोम सिंपली, है ना, हम कोई छोटे कक्षाओं के सवाल तो कर नहीं रहे, तो मैं आपको दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, -z, तो -3/25 माइनस आयोटा 4/25, दैट इज आंसर। ये है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे गुणन संक्रिया के लिए। गुणन संक्रिया भी कैसी होती है, क्रम विनिमय होती है। योग संक्रिया होती है तो गुणन भी होती है, यानी कि Z1 का मल्टीप्लाई Z2 से करें तो Z2 का मल्टीप्लाई Z1 से करने पर भी वही प्राप्त होता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, साहचर्यता, वही सेम Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो, बस एक तरीके से आप इसको रिवाइज कर रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब वही तीसरी चीज आ गई, गुणन तत्समक। तो ये गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक होगा वो क्या होगा, तो गुणा करने पर वही एलिमेंट मिल जाए। जैसे मान लीजिए Z1 Z2 या A इंटू B, B इज इनवर्स ऑफ A, देन A ऑपरेट टू B और हमें क्या मिल जाए, A मिल जाए, तो B क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यही तो है, Z1 इंटू Z2 करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, Z1 मिलना चाहिए। Z1 इंटू Z2 करने पर अगर आपको Z1 मिल रहा है तो Z2 Z1 के सापेक्ष इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी, है ना। गुणन, मैं गलत बोल गया था कि इनवर्स मिल जाएगा, इनवर्स होगा, वो गुणन तत्समक होगा। Z2 इंटू Z2 Z1 के सापेक्ष क्या है, गुणन तत्समक है, तो क्या मिलेगा, Z1 मिलेगा वापस से। तो इसको अपन सॉल्व कर ही लेंगे, तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि जो एक होगा 1 होगा, ठीक है ना, 1 सिंगल 1 जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो क्या कहलाएगा, गुणन तत्समक कहलाएगा। तो आपने सिंपली पहले भी देखा है आपने कि गुणन किसी नंबर में एक का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वही नंबर मिल जाता है। तो एक क्या हुआ, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक हुआ, क्या हुआ, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक हुआ। ध्यान रख लेना कि ये चीज बिल्कुल, तत्समक पूरी की पूरी संक्रिया के लिए यूनिक होता है, तत्समक कभी नहीं बदलता। पूरी योज्य संक्रिया के लिए तत्समक 0 था, पूरी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक इकाई है, लेकिन प्रतिलोम हर नंबर के अलग अलग होंगे, प्रतिलोम डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये वेरी कर लेंगे, लेकिन जो आइडेंटिटी है पूरी की पूरी ऑपरेशन की कैसी होती है, यूनिक होती है। पूरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी यूनिक होती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी, पूरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी का बात कर रहा हूं मैं आपको। तो पूरी योग संक्रिया का तत्समक 0, पूरी गुणन संक्रिया का तत्समक इकाई, ठीक है ना। तो यहां पर Z2 1 का मतलब 1 ही होगा। इसमें आप ये सोचने लग जाए कहीं कि
1 प्लस आयोटा 1 करने लग जाए, नहीं नहीं नहीं, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। 1 का मतलब 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा है कोई नंबर, इसके लिए गुणन तत्समक क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना, तभी तो 3 प्लस 4 आयोटा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें, गुणन प्रतिलोम, ये क्या होंगे, गुणन प्रतिलोम क्या होंगे। जैसे हमने प्रतिलोम की बात करी कि कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, अगर ए और बी के बीच में कोई भी ऑपरेशन काम कर रही है, कोई भी संक्रिया लग रही है और आपको क्या मिल जाए, उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी मिल जाए, उस ऑपरेशन की क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, उस ऑपरेशन का तत्समक मिल जाए, तो ए बी के सापेक्ष, बी ए के सापेक्ष क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो तत्समक होता है वो पूरी संक्रिया के लिए कैसा होता है, यूनिक होता है, पूरी संक्रिया के लिए यूनिक होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम की। कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, उन पर कोई ऑपरेशन लगाइए, अगर उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है वो मिल रही है आपको, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। यानी Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया और Z1 इंटू Z2 करने पर मुझे क्या मिल रहा है, इकाई मिल रही है। तो Z1 Z2 के सापेक्ष, Z2 Z1 के सापेक्ष क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ले लेते हैं Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि Z1 Z2 कहां पर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं, तो Z1 Z2 एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे यदि और केवल यदि Z1 इंटू Z2 इजिकल टू 1 मिल जाए, ठीक है ना, Z1 इंटू Z2 क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो आपको क्या हो जाएंगे, Z1 Z2 के सापेक्ष और Z2 Z1 के सापेक्ष क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब हम एक बात देखें, Z1 हमने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 हमने ले लिया x2 प्लस आयोटा y2। तो ये कह दिया आपसे कि ये कोई नंबर है Z1 प्लस x1 प्लस आयोटा y1 का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा, ये आपसे कह दिया। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि Z2 इसका क्या है, प्रतिलोम है, x2 सॉरी तो Z2 बराबर 1/Z1, इट मीन्स 1/x1 प्लस आयोटा y1। अब ऐसी पोजीशन में रखेंगे नहीं, मैंने क्या कहा, आपको हमेशा क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए, आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो ये जो नीचे आपका जो हर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर जो दे रखा है आपको, इसको आपको किस में चेंज करना है, रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 माइनस आयोटा y1 और x1 माइनस आयोटा y1 ये कर लेंगे। इसको मैं यहां करके देख लूं, ये देखिए आप, मैं फ्रेम में हूं, कोई बात नहीं, x1 माइनस आयोटा y1 और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
तो x1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस आयोटा y1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये क्या है आपका जो मिला है वो प्रतिलोम है, Z2 का मान, ठीक है ना। कौन सा प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेशन हो उससे रिलेटेड आपको अगर आइडेंटिटी मिल रही है दो एलिमेंट का आपस में, उस ऑपरेशन को ऑपरेट करने पर, तो ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं म्यूचुअली क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। माइनस एक एग्जांपल है 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का गुणन प्रतिलोम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? अब हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें इसका गुणन प्रतिलोम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना होगा। तो -2 सॉल्यूशन -2 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा ये है, तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये करेंगे अपन। तो मल्टीप्लाई करिए आप इसको, तो माइनस का 2 माइनस यानी कि प्लस का 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस माइनस के बाद में, और ये नीचे मिल जाएगा आपको 2, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस का 5 और ये माइनस का आयोटा अपॉन 2, ये आ गया आपके पास। अब हम मान लेते हैं, माना Z1 या Z1 x प्लस आयोटा बाई क्या है? -5 माइनस आयोटा अपॉन 2 का गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम है तो क्या होगा? आपको इकाई मिलनी चाहिए, है ना। तो x या ये कह दो Z1 इंटू -5 माइनस आयोटा अपॉन 2 आपको 1 मिलना चाहिए। तो Z1 इजिकल टू 2 अपॉन -5, या ये मैंने माइनस इसको बाहर निकाल दो, प्लस रह जाएगा तो माइनस आयोटा ये रहना चाहिए। अब हमने क्या किया, दोबारा से -5 प्लस आयोटा और -5 प्लस आयोटा ये कर दिया हमने। चाहे तो बाहर माइनस कॉमन ले सकते थे पर मैंने लिया नहीं। ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस आयोटा, नीचे 25 और ये प्लस का 1, तो ये मिलेगा आपको 26 1/13 -5 प्लस आयोटा, ये मिल गया आपको। ये क्या होगा? गुणन प्रतिलोम होगा। अब हमें चेक करना है कि ये वास्तव में गुणन प्रतिलोम है कि नहीं। तो ये इसका गुणन प्रतिलोम है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? इकाई मिलेगा। तो वो मैं करके देख रहा हूं, -2 -3 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू -5 प्लस आयोटा अपॉन 13। ये देखिए अब आप करके 5 दूनी 10 प्लस के, और ये 2 आयोटा माइनस के, और ये हो जाएंगे प्लस के 15 आयोटा, और ये माइनस आयोटा का माइनस, ये प्लस का 3।
अपॉन 13 1 प्लस आयोटा। तो ये हो जाएंगे 13 प्लस 13 आयोटा अपॉन 13 1 प्लस आयोटा, कैंसिल 1। यानी कि जो हम कर रहे थे वो सब क्या था, सही था। ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज के लिए कि जो गुणन प्रतिलोम है, मतलब अपन आप इसको नेगेटिवली चेक कर सकते हो, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। कोई ऐसी चीज फंस गई आपके पास जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका गुणन प्रतिलोम कैसे निकालें, तो जो ऑप्शन में विकल्प दे रखे हैं, जो दे रखे हैं ABCD, उनका दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको ऑपरेट कर दीजिए, है ना। और आपको क्या मिल जाना चाहिए, उस ऑपरेशन से रिलेटेड आइडेंटिटी अगर आपको मिल रही है तो जो विकल्प आपने चुना है वो कैसा हो जाएगा, राइट विकल्प हो जाएगा। ये हमने यहाँ बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं अपन। सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक ये देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई है, तो इसका जो मापांक है नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसको अपन मोड ऑफ जेड कहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे अपन किस मोड ऑफ जेड से इसको व्यक्त करते हैं। अब देखिए, इसको मोड ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। अब हम देखें कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x और जो y होंगे वो दोनों पृथक पृथक शून्य होंगे। ठीक है ना। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कैसा होगा, शून्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, वो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होंगी। उससे पहले हाँ, यदि मोड ऑफ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, संयुग्मी। मान लो कोई z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका संयुग्मी z बार होगा, जिसे अपन x माइनस आयोटा बाई कहेंगे। ठीक है ना। क्या होगा, x माइनस आयोटा बाई इसका संयुग्मी होगा। अगर इसको आप ऐसे देखें, ग्राफीय निरूपण में देखें, ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, मान लीजिए x कॉमा बाई यहां पर है, ठीक है ना, z, तो इसका जो संयुग्मी है वो क्या होगा, x माइनस आयोटा बाई। और x माइनस आयोटा बाई आपको कहां मिलेगा, x पॉजिटिव यहां, बाई नेगेटिव यहां, वो यहां मिलेगा, x माइनस बाई यहां पर मिलेगा। ये z है तो ये क्या हो जाएगा, z बार। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो
संयुग्मी होता है वो वास्तविक अक्ष रियल एक्सिस के सापेक्ष, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी वास्तविक अक्ष के सापेक्ष उसकी मिरर इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है? मिरर इमेज होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि z जो है, या इसको अपन ऐसे कहते हैं, z बार का संयुग्मी क्या होगा? z हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी मिरर इमेज कहां मिलेगी? यहां मिलेगी। अगर मैं कहूं z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो तृतीय पाद में है, तो वो कैसे होगा? बाई तो पॉजिटिव, x नेगेटिव, यानी कि माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? सॉरी, सेकंड में, तो तृतीय में इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट मिलेगा आपको माइनस एक्स और माइनस आयोटा बाई, यानी कि z1 बार। ये इसकी क्या हो जाएगी? मिरर इमेज हो जाएगी। यानी कि पहले पाद में, पहले चतुर्थांश में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयुग्मी कहां पर होगा? फोर्थ में होगा। और द्वितीय पाद में है तो उसका संयुग्मी कहां होगा? तृतीय में होगा। अगर तृतीय में कोई संयुग्मी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका संयुग्मी कहां मिलेगा? दूसरे में मिलेगा। और चौथे में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयुग्मी कहां मिलेगा? पहले में मिलेगा। यानी कि रियल एक्सिस के सापेक्ष कॉम्प्लेक्स नंबर क्या का जो कॉन्जुगेट है वो उसकी मिरर इमेज होती है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा मामला इसमें है नहीं। तो ये z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके संयुग्मी को हम क्या लिखेंगे? x माइनस आयोटा बाई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें देखें, आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी तो खूब सारी। z प्लस जेड बार, इन दोनों को ऐड करें हम तो आपको क्या मिलेगा बताइए? x प्लस आयोटा बाई प्लस एक्स माइनस आयोटा बाई। इसका मतलब 2x मिलेगा, यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ z, 2 रियल पार्ट ऑफ z, दोनों को ऐड करने पर। यदि मैं कहूं आपसे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट बाई 2, ये क्या हो जाएगा? उसका रियल पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रियल पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब ऐसे ही हम अगली प्रॉपर्टी पे जाएं कि z1 सेकेंड माइनस z बार, तो ये क्या होगा? x प्लस आयोटा बाई माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, यही तो होगा ना? तो इसका मतलब 2 आयोटा बाई 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड आउट करें तो z माइनस जेड बार अपॉन 2, ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात मैं कर रहा हूं, z इंटू जेड बार करें तो ये क्या मिलेगा? x प्लस आयोटा बाई, और ये क्या मिलेगा? x माइनस आयोटा बाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही तो थी मोड ऑफ जेड की वैल्यू। तो आपको क्या मिलेगा? ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहां तक? उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें फोर्थ, यदि z इजिकल टू जेड बार है, देखिएगा z इजिकल टू जेड बार है
तो इसका मतलब कि ये हुआ, आप करके देख लो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। x प्लस आयोटा बाई और x माइनस आयोटा बाई, ये बराबर कब होंगे? मैंने बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं कब? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल हो। तो ये कब बराबर होंगे? जब ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो x, ये जो माइनस साइन जाता है वो इमेजिनरी पार्ट को प्रभावित करता है, बाई को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? x ही बचेगा। तो ये कब पॉसिबल है? यानी कि z इज इक्वल टू जेड बार। इसका मतलब z कैसा है? शुद्ध, प्योरली वास्तविक है, शुद्ध रूप से कैसा है? वास्तविक है। तो आपको क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू जेड बार मिलेगा। अगर मैं कहूं पांचवा, यदि z इज इक्वल टू माइनस जेड बार है, तो फिर देखिए x प्लस आयोटा बाई और ये हो जाएगा माइनस x माइनस आयोटा बाई माइनस x प्लस आयोटा बाई। तो ये तो इक्वल हो गए, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार है, तो z कैसा होगा? शुद्ध काल्पनिक होगा। कैसा होगा? z शुद्ध काल्पनिक होगा, ठीक है ना। अब आगे और हम बात करें इस पर, कुछ और प्रॉपर्टी। 6 Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 का होल बार है, तो Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप इसको प्रूव कर सकते हो, चाहो तो मैं दिखा दूं। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो हमने क्या लिया? Z1 प्लस Z2 लिया। इसका मतलब x1 प्लस आयोटा बाई 1 और प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 2। इसको लिखा हमने x1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2। ये हो गया Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 का हम बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 माइनस बाई 1 प्लस बाई 2। इसको मैं सेपरेटली लिखूं, x1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस x2 माइनस आयोटा बाई 2। इसको सेपरेटली कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? Z1 का बार और ये क्या हो गया? Z2 का बार, ठीक है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। अब आगे इसी प्रॉपर्टी में आगे हम इसको माइनस के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर Z1 माइनस Z2 का होल बार है, तो Z1 बार माइनस Z2 बार, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लीकेशन में देखें, 7th Z1 इंटू Z2 है, तो ये हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार। और इसको चाहो तो आप जनरलाइज कर सकते हो, Z1 इन Z2 Z3 डॉट 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 Zn पर होल बार है, तो इसको Z1 बार Z2 बार Z3 बार Zn बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। Z1 Z2 दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करिए, उनका कंजुगेट निकालिए, तो वो आपको किसके बराबर मिलेगा? Z1 बार और Z2 के बार के बराबर मिलेगा अपने आप, ठीक है ना। नेक्स्ट 8th Z1 अपॉन Z2 का होल बार है, तो उसको अपन Z1 बार और Z2 बार के बराबर भी कर सकते हैं। Z1 बार और Z2 बार के बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 9th
आगे हम देख रहे हैं जेड की पावर एन का होल बार है, इसको लिख सकते हैं अपन, यही हो जाएगा, यही की बात है। सारे Z1 Z2 Z3 अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो जेड बार की पावर एन के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। आगे कुछ और प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी हम आपको डिस्कस करेंगे अब कल, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें मोटिवेट करिए। कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए उस पर, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही आप देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैं बहुत आगे तक लेकर जाने वाला हूँ। तब तक आप मेरा साथ बनाए रखें, मुझे मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।